गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर में फर्स्ट टॉपिक जो है सो फर्स्ट टॉपिक जो था वो कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे। बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं और बिल्कुल डायग्राम के थ्रू से पढ़ रहे हैं ताकि एक बार हम लोग पढ़ें तो उसको फिर से भूल ना पाएं। ऐसा पढ़ो कि फिर भूलने ना पाएं, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर यदि देखोगे तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसेप और पियदर्शी। प्रिंसेप और पियदर्शी। आखिर में प्रिंसेप है क्या? तो प्रिंसेप एक अंग्रेज अधिकारी है। यहाँ पर एक आदमी छापा हुआ होगा, तुम देख रही होगी, यही प्रिंसेप है। ये प्रिंसेप जो थे वो अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने ही 1830 के दशक में, 1830 के दशक बोले तो 1830 से 40, ठीक ना, तो 1830 के दशक में इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि जो अभिलेख होता है और जो सिक्का होती है उस पर जो लिपियां लिखी गई थी, लिपियां जो लिखावट था ना, उस लिपियां को समझने का प्रयास किया था। किसने? प्रिंसेप ने। जो अभिलेख और सिक्का पर जो लिपियां लिखी गई थी उस लिपियों को समझने का प्रयास जो किया था सबसे पहले किसने किया था? प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। और यही जेम्स प्रिंसेप ने यह पता लगाया कि जो अभिलेख हैं और जो लिपियां हैं उस अभिलेख और लिपियां में ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का। इससे पहले कभी किसी ने पढ़ा नहीं था। तो कहीं तुम लोग से पूछेगा कि सबसे पहले लिपि को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। ये अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज के रहने वाले थे और उस समय हमारा देश जो है सो गुलाम था। अब जब इन्होंने अभिलेख के बारे में पढ़ा तब जाकर के धीरे धीरे भारत में अभिलेख का अध्ययन होना शुरू हुआ, अभिलेख का विकास होना शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि पहले के समाज कैसा था, अभी हम लोग को क्या क्या चेंजेस करना है, और धीरे धीरे विकास करता चला गया। यही वजह है कि अब हम लोग जो है सो 16 महाजनपद को पढ़ेंगे। 16 महाजनपद, जैसे कि जो भारत है इंडिया, और वो इंडिया 16 भागों में बांटा गया था। और 16 भागों में जो बांटा गया था, तो जिस तरह से आज राज्य है ना, उस तरह से उस समय राज्य नहीं बल्कि क्या बोला जाता था? महाजनपद। क्या बोली जाती थी? महाजनपद। तो 16 महाजनपद का हम यहाँ पर नाम लिखे हैं जो तुम लोग को पढ़ना है। बाकी सारा जनपद तो नहीं पढ़ना है, जो टिक लगाए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसका उल्लेख तुम्हारे बुक में है, बाकी लोगों का उल्लेख तुम्हारे बुक में नहीं है, उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। देखो क्वेश्चन कैसे आता है वो ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किसी जनपद का नाम दे देगा और बोलेगा कि उसकी राजधानी कहाँ थी। तो जनपद के सामने हम उसकी राजधानी लिख दिए हैं, तुम लोग गौर से देख रहे होंगे। सब नहीं याद कर पाओगे, डजेंट मैटर, जो टिक लगाए हैं कम से कम उसको याद कर लेना, क्योंकि यही वाला जो है सो ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसकी राजधानी कहाँ थी, क्योंकि इसका उल्लेख बुक में है, बाकी लोगों का उल्लेख बुक में नहीं है। तो जो भारत है, भारत को 16 महाजनपद में बांटा गया था और कोई एक महाजनपद, जिस तरह से अभी राज्य है, स्टेट, तो राज्य होते हैं तो राज्य की राजधानी होती है। झारखंड है तो झारखंड की राजधानी है। कहाँ है झारखंड की राजधानी? रांची है। उसी तरह से जो महाजनपद होते थे उस महाजनपद की राजधानियां होती थी। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो राजधानी महाजनपद है वो काशी है। काशी यूपी में पड़ता है और ये जो है इसकी राजधानी चंपा है। मगध है, इसको पूरा डिटेल से हम लोग को पढ़ना है, मगध महाजनपद के बारे में, इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी बहुत कुछ पढ़ना है। मगध महाजनपद की राजधानी जो थी राजगिरा, जो प्रेजेंट टाइम में उसको क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसको कहते? तो पटना को। पाटलिपुत्र किसको कहते? पटना को। तो मगध की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र यानी पटना। काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी वैशाली, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन, मल की राजधानी कुशीनगर और पंचाल की राजधानी कामपिल, चैदी की राजधानी शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, कंबोज, हाटक, सुरसेन, मथुरा, अश्मेक, पोतन और गांधार का तक्षशिला। इतना राजधानियां थी। अब इस राजधानियों में पूरी राजधानियां हम लोग को पढ़ना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मगध महाजनपद है जिसको हम लोग को पढ़ना है। इसके आगे यदि हम देखें तो 6ठी शताब्दी को परिवर्तन का काल माना जाता है। 6ठी शताब्दी बोले तो 500 से लेकर के 600 तक का
समय का काल जो था ये परिवर्तन का काल माना जाता है। क्यों परिवर्तन का काल माना जाता है? क्योंकि इसी समय राज्य का विकास हुआ, इसी समय नगर का विकास हुआ, इसी समय लोहे का विकास हुआ, इसी समय सिक्के का विकास हुआ। इसलिए इस काल को जो है सो परिवर्तन का काल माना जाता है, चेंजेस पीरियड। ठीक, अब देखो उस समय दो ग्रंथ डेवलप हुए थे। एक ग्रंथ था जैन धर्म का ग्रंथ और एक ग्रंथ था बौद्ध धर्म का ग्रंथ। फिगर छापा हुआ है। जैन धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें सो ये जो महाजनपद है ना, जो जो टिक लगाए हैं उसका वर्णन किया गया है जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में। जैसे मगध, वज्जी, अवंती, पांचाल, कुरु और गांधार, ये जितना हम टिक लगाए हैं उसका उल्लेख जो है सो जैन ग्रंथ और कौन ग्रंथ में है? बौद्ध ग्रंथ में। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में। बाकी का उल्लेख इसमें नहीं है, बाकी जो है उसका उल्लेख इसमें नहीं है, लेकिन इस सब जितना लोग टिक लगाए उसका उल्लेख जो है सो इस ग्रंथों में किया गया है। आगे यदि हम लोग देखें तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में गण और संघ का भी उल्लेख है। अब ये गण और संघ क्या होता है? देखो, जिस तरह से अभी के समय में मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद जो है सो मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री के बाद शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कोयला मंत्री, सड़क मंत्री, वित्त मंत्री वगैरह वगैरह होता है कि नहीं? उसी तरह से उस समय जो मुख्यमंत्री होता था उस मुख्यमंत्री को राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा। उस समय राजा हुआ करते थे और राजा से जो नीचे पोस्ट हुआ करते थे उसको गण और संघ कहा जाता था। राजा से नीचे के पोस्ट को क्या कहा जाता था? गण और संघ। तो गण कुछ क्षेत्र का कंट्रोल करते थे, संघ भी क्षेत्र का कंट्रोल करते थे, और वो जो है सो ये गण और संघ किसके कंट्रोल में रहते थे? राजा के कंट्रोल में। यही गण और संघ से महावीर जो हम लोग पढ़ेंगे, महावीर यही गण और संघ में शामिल था। बौद्ध महावीर जो गौतम बुद्ध हम लोग पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध। इसके अलावा देखो वहां पर इनकम का सोर्सेस क्या था? तो इनकम का सोर्सेस इस समय जो था वो टैक्स था। टैक्स किसान से लिया जाता था, व्यापारी से लिया जाता था, शिल्पकार से लिया जाता था और चरवाहा से लिया जाता था। इन सभी से जो है सो टैक्स लिया जाता था। यहाँ से इसको धन मिल जाती थी। और दूसरी बात है, ये धन का इकट्ठा कैसे करते थे? तो एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, और एक राज्य जब दूसरे राज्य पर आक्रमण किया तो उस राज्य से जो धन संपत्ति मिला उसको अपने पास रखता था, और वही धन संपत्ति जो है सो खर्च किया करता था। उसी धन संपत्ति को इकट्ठा किया जाता था। तो इसके पास पैसा कहाँ से आता था? एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहां से धन संपत्ति लूटता था, और प्लस में इन सभी लोगों से जो है सो टैक्स लिया जाता था। समझो चरवाहा से भी टैक्स नहीं छोड़ता था, चरवाहा से भी टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो 6ठी शताब्दी में एक किताब लिखा गया संस्कृत में, जिसको हम लोग कहते हैं धर्मशास्त्र। कौन सा किताब? धर्मशास्त्र। संस्कृत में लिखा गया है, ये संस्कृत की किताब है। पूछा जाता है 6ठी शताब्दी के काल का कौन सा किताब है? धर्मशास्त्र। कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत में। ये जो संस्कृत में छापा गया है इसमें भी महाजनपद का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? महाजनपद का। ये जो किताब छपी हुई थी उसमें। ठीक, अब देखो ये 16 महाजनपद हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब इसमें से हम लोग को पढ़ना है मगध के बारे में। तो हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो मगध पढ़ेंगे, और मगध के पूरे विकास हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर कृषि की क्या व्यवस्था थी, यहाँ पर राजतंत्र की कैसी व्यवस्था थी, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद का नाम सुनी होगी, उन सारे राजाओं का यहाँ पर उल्लेख करेंगे, उसका हम लोग जानेंगे। और तुम लोग नाम सुनी होगी महाराजा अशोक सम्राट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो मगध के राजा हुआ करते थे। ठीक, तो यहाँ तक पूरा लिख लो कंप्लीट, उसके बाद आगे देखो।